मैं पिछले 4 सालों में 800 से ज़्यादा बच्चों को यूपीएससी, सीएससी में हेल्प कराने में मदद कर चुका हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 11 गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए हैं। मैंने इतनी सारी सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब मैं राजेंद्र नगर में हूँ, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं। मैंने एक हेल्प सेंटर शुरू किया, जिस हेल्प सेंटर में मेरे आसपास के जो दोस्त थे, वो सब आते थे और मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। बहुत करीब से गरीबी को देखा, तो मैं मेंस में काफ़ी बार फेल हुआ। तो मुझे ये पता था कि ये सारी चीज़ें मेंस में नहीं चलने वाली हैं। उस 8 बच्चों में से आज 7 बच्चे या तो आईएएस हैं या आईपीएस हैं या आईआरएस हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स हैं। सिर्फ अभी के फेलियर्स नहीं हैं, वो स्कूल लेवल में फेल हुआ, कॉलेज लेवल में फेल हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में फेल हुआ, बहुत करीब से गरीबी को देखा, कुछ टाइम के खाने मिस किए, उसके बाद कहीं जाके एक यूपीएससी की जर्नी आई, फिर यूपीएससी में फेल हुआ और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उस बच्चे ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 11 गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए हैं। आज वो 800 से ज़्यादा बच्चों को यूपीएससी की परीक्षा में पास कराने में किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम है एमके यादव और मैं आज आपको अपने बचपन में लेके चलता हूँ। फादर मेरे आर्मी में थे, मेरी स्कूलिंग आर्मी के स्कूल से ही हुई है। मेरे स्कूल की फ़ीस थी 5 रुपये। 5 रुपये 1 महीने की हमारी फ़ीस थी। उस लेवल की स्कूलिंग करते हुए मैंने सारी अपनी स्कूलिंग की है। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता होगा कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स की अवेलेबिलिटी का इशू होता है, फिर उनकी क्वालिटी का इशू होता है। हमारे वहाँ तो कई साल तक इंग्लिश टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर आप सोचेंगे तो जब मैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th कोई इंग्लिश टीचर नहीं था हमारे स्कूल में। आपको अपने आप सीखना था जो आप सीख सकते थे। ऐसे माहौल में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक बच्चा कितना कॉन्फिडेंट होगा स्कूल लेवल पे? नेवर एवर इन माई स्कूल मैंने पार्टिसिपेट किया होगा कभी भी किसी एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी में, कोई नहीं, ज़ीरो, एकदम ज़ीरो। सिर्फ स्कूल जाना, पढ़ना और घर वापस आ जाना। फादर आर्मी में थे। जब पेरेंट्स आर्मी में होते हैं तो फैमिली में टाइम थोड़ा कम दे पाते हैं, बिकॉज सारा टाइम देश ले जाता है। बस फादर साहब आते थे, उनको एक ही होता था कि 31 मार्च को रिजल्ट आएगा, उस दिन पूछ लेंगे कि पास हो गया या फेल हो गया, और इतना ही कंट्रीब्यूशन वो दे भी सकते थे। जब 11th और 12th क्लास में मैं आया, 11th 12th में बच्चा लेता है, बायो लेता है, मैथ्स लेता है। यूजुअली क्योंकि पता नहीं था फ्यूचर करियर में क्या करना है, कि इंजीनियर बनना है कि मेडिकल साइंस में जाना है। दोनों दिलवा दिए, मैथ्स बायो दोनों ले लिया 11th क्लास में। अब वहाँ से दिक्कतें शुरू हुई कि मैथ्स पे फोकस करूँ कि बायो पे फोकस करूँ। दोनों पे फोकस किया 11th में और 55% नंबर आ गए। हमारे लिए तो अच्छा था, 55% हैविंग बोथ कॉम्बिनेशंस ऑफ मैथ्स एंड बायोलॉजी। फिर 12th क्लास का एग्जाम दिया, फिर 12th में भी ये बिलो एवरेज ही जा रहे थे। मैं वो 70, 75, 65% के उस रेंज में अटका हुआ था। उसको कैसे ब्रेक करना है मुझे नहीं समझ में आया 12th क्लास तक। स्कूल पास होने के बाद अब बायो मैथ्स दोनों ले लिया था। सपना तो इतना बड़ा था कि दोनों पास कर लेंगे, दोनों ही फेल हो गए। 12th क्लास के बाद ड्रॉप लेना पड़ा। अब ड्रॉप लेने में अगेन वो जो 12th के बाद की इनसिक्योरिटी होती है कि आपके बच्चे को क्या करवाओगे। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत बड़ा बने। मैंने बोला मैं कोटा जाके पढ़ाई करूँगा। पेरेंट्स ने बोला ठीक है, बट अब उस चीज़ को समझो कि वो जो मैंने सपना देखा था, उस सपने में भी कभी आईआईटी नहीं देखा। मैंने अगर कोचिंग भी ली कोटा जाके तो कभी आईआईटी की कोचिंग ही नहीं ली, क्योंकि मुझे तभी से वो दूर लगता था कि मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं आईआईटी पास कर सकता हूँ। I never tried for IIT, I never gave IIT and obviously I never cleared any IIT exam. AIEEE के एग्ज़ाम दिया। अब जब मेहनत कम करते हो आप तो नंबर भी कम ही आते हैं। AIEEE में भी कुछ 50,000 के आसपास की रैंक आई होगी। 50,000 की रैंक में क्या ही कॉलेज मिलेगा, बट फॉर्चुनेटली फादर आर्मी में थे। एक कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो है सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के लिए। उन्होंने एडमिशन दे दिया। उसमें भी कुछ आखिरी के वेटिंग लिस्ट में 7-8 में हमारा था, और वहाँ पे उस टाइम पे जो आखिरी में आता था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम लेता था। हमने भी आईटी की स्ट्रीम ले ली कॉलेज के अंदर। फिर कॉलेज में जब गए तो फिर कहानी ये है ना कि जब 12th में आपको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया जो करना है, उसके बाद जब आपने 1 साल का गैप लिया तब उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसके बाद पेरेंट्स को भी कभी-कभी लग जाता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं चल रहा है। जब मैं गया पुणे एडमिशन लेने के लिए तो पेरेंट्स ने बोला कि बड़े भाई के साथ चले जा। उन्होंने कहा कि तू अपना देख ले और अपने आप एडमिशन लेके आ जा। बड़े भाई साहब पुणे में आए, छोड़ के चले गए।
अब वहाँ पे कॉलेज का माहौल था एकदम अलग है, आर्मी का माहौल है। एआईटी में फॉर्मल होता है, टाई-वाई होता है और काफ़ी डिसिप्लिन्ड सी लाइफ़ है आर्मी की। वहाँ जाके थोड़ा फर्स्ट रियलाइज़ेशन हुआ मुझे लाइफ़ में कि डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है लाइफ़ में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो वो डिसिप्लिन आया लाइफ़ में, थोड़ी मेहनत करनी स्टार्ट की, थोड़ी पढ़ाई करनी स्टार्ट की। जब पढ़ाई की तो फर्स्ट ईयर में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए। अब अच्छा भी ये सब्जेक्टिव है, आपके लिए 90% अच्छा होगा, मेरे लिए तो 65% ही अच्छा था। सो कॉलेज फर्स्ट ईयर में 65% मार्क्स आए। फिर कॉलेज सेकंड ईयर आया, फिर कॉलेज थर्ड ईयर आया, बट एक एक आदत नहीं पड़ी थी मेहनत करने की। सो फर्स्ट ईयर में तो नंबर आए, सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर से थोड़े कम आए, थर्ड ईयर में तो और भी कम आए। मैं पहुंच गया 55%, 53% भी आए थे मेरे कुछ-कुछ में। कुछ-कुछ सब्जेक्ट में तो 40 नंबर आए थे जो पासिंग मार्क्स होता है। बट प्लेसमेंट हो गया था और प्लेसमेंट होने के बाद तो लगा कि अब तो पूरा ही सपना हो गया। आए क्यों थे हम कॉलेज में, कि कॉलेज आए, प्लेसमेंट हुआ, जॉब करेंगे, खत्म हो जाएगा। और फिर थर्ड ईयर में 2 एग्ज़ाम में फेल। सो 2 एग्ज़ाम में फेल हुआ, फिर थोड़ा वैल्यू रियलाइज़ेशन हुआ कि फिर कहाँ जा रहे हैं हम, फिर प्लेसमेंट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं, तब फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रखा था। सो कुछ जॉब, कुछ कंपनीज़ प्लेसमेंट ऑफ़र दे रहे थे बट बुला नहीं रहे थे। सो बट इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ था, उन्होंने बुला लिया हमें। 2008 में जॉइनिंग आ गया, प्लेसमेंट हो गया, चले गए। ट्रेनिंग अच्छा है, ट्रेनिंग से मैंगलोर में पोस्टिंग हुआ, वहाँ एक फ्लैट लिया, काम करना स्टार्ट किया। सुबह और शाम अगर डेढ़-डेढ़ घंटे का वो ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे आगे करना क्या है। एक आपकी जॉब लग गई है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, अच्छी कंपनी है, बट व्हाट नेक्स्ट? फिर ये क्वेश्चन धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। वहाँ से क्विट किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में मेरा सपना था कि मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम पास करूँगा। सो वो जो बैंक पीओ होता है ना, कैश एंड ऑल करके, वो आस-पास में कुछ बैंक पीओ का पेपर क्लियर किया था। सो लगा था कि बैंक पीओ करूँगा। तो जैसे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया, सो साथ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, वो आपकी कॉमन कुछ-कुछ पार्ट रहते हैं एसएससी में, बैंक पीओ में, आरबीआई में, असिस्टेंट कमांडेंट में। ये वो सारे एग्ज़ाम हैं जो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके मैंने पास किए। सो जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया, 1 साल मेहनत किया, बहुत सारा मेहनत किया, ऑप्शनल पढ़ा, जीएस पढ़ा एंड ऑल। और फिर मैंने सबसे पहले जो पुराने सपने थे, वो पूरा करना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले बैंक पीओ दिए, बहुत सारे बैंक पीओ दिए, मोटा-मोटी सारे पास हो गए, देना-वेना बैंक एटसेट्रा। फिर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, फिर एसएससी का एग्ज़ाम पास किया। फिर मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, वो भी पास हो गया मेरा। मेडिकल में कुछ-कुछ इश्यूज़ आए। उसके अलावा मैंने करीब-करीब 10 और एग्ज़ाम्स दिए ये। वो 10 के 10 एग्ज़ाम मैंने यूपीएससी के पास किए। फिर जब मैं यूपीएससी में बैठा, तो यूपीएससी में भी प्री मेंस पास हो गया। बट फिर आगे पास नहीं हो पाया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप सक्सेस के इतना करीब पहुँच जाते हो, तो आपको लगता है आप कर सकते हो। सो सोचा दूसरा अटेम्प्ट देंगे, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस ही पास नहीं हुआ। फिर जब मैं 2013 में था, तो 2013 में अ, मैंने अपने ही जहाँ मैं रहता था ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पे मैंने एक छोटा-सा अपने रूम में ही एक हेल्प सेंटर शुरू किया, जिसमें मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। बच्चे आते थे और इकोनॉमिक्स मुझसे वहाँ हेल्प सेंटर में पढ़ते थे। मतलब वो कोई पैसे की वजह से नहीं कर रहा था मैं उस टाइम पे। पैसा जब मैं जॉब छोड़ के आया था, तो सपना बड़ा था। तब तो पेरेंट्स एग्री हो गए, बट पैसा था नहीं। फादर जो थे वो सिपाही से भर्ती हुए थे आर्मी में। तो अगर आप देखेंगे तो जब वो एडमिट हुए थे आर्मी में, तो कुछ 300 साढ़े 300 रुपए तनख्वाह थी। मैं घर पे सबसे छोटा हूँ। तो छोटे की पढ़ाई पे थोड़ा-थोड़ा कम फ़ोकस चलता चला गया, बड़े वाले की पढ़ाई पे ज़्यादा हुआ। सो जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में आया, तो पैसा नहीं था कोचिंग लेने के लिए। तो सिस्टर ने हेल्प किया। उन्होंने कुछ अपना एफडी वगैरह ब्रेक कराया, पैसा दिया कोचिंग का, कोचिंग लिया एंड ऑल। तो 2013 के अंदर जब जब मुझे आगे चलना था, तो पैसा अगेन फिर प्रॉब्लम हो गया। फिर दोस्तों से बोरो करना शुरू किया। कॉलेज में कुछ अच्छे दोस्त बने थे, जो हर महीने मुझे फिक्स 10,000 रुपए देते थे। मतलब बिना कुछ पूछे वो उनका फिक्स्ड मेरे अकाउंट में पैसा आ जाना था हर महीने में 10,000 रुपए। फिर मैंने एक हेल्प सेंटर शुरू किया, जिस हेल्प सेंटर में मेरे आस-पास के जो दोस्त थे, वो सब आते थे और मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। उस 8 बच्चों में से आज 7 बच्चे या तो आईएएस हैं या आईपीएस हैं या आईआरएस हैं। 1 डॉक्टर हैं हमारे।
सो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर मैं ये पेपर खुद पास नहीं कर सकता हूँ, बट इतनी सारी गलतियाँ कर ली हैं ना मैंने ज़िंदगी में, यहाँ से मुझे पता है कि क्या-क्या चीज़ें फेलियर की तरफ ले जाएँगी। सो 2013 के वो कुछ दिन जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, वो मेरे लिए एक नई शुरुआत थी एज़ अ टीचिंग में, एज़ अ प्रोफ़ेशनल टीचिंग में, या बच्चों को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ कि आप इन तरीकों से तो फ़ेल नहीं होंगे। बट क्योंकि ये तो इसमें तो कोई फ़ीस चार्ज हो नहीं रही थी और पैसा था नहीं, तो फिर मैंने वापस से एग्ज़ाम देने की श्रृंखला शुरू की। फिर मैंने यहाँ पे विजिलेंस, एनआईबी इन सब के एग्ज़ाम वापस से देने स्टार्ट किए और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विजिलेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ मैं गया 2015 में, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, दिल्ली में पोस्टिंग था मेरा, बट वो इंक्लिनेशन मेरा फिर भी कोचिंग में था ही। तो मैं 5 डेज़ जॉब करता था, सैटरडे संडे कहीं घर पे, यहाँ-वहाँ धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब वो 1 साल चला, 1.5 साल चला, उसके बाद मुझे उस जॉब में भी ये लगने लगा कि मैं उसमें अच्छा नहीं कर रहा हूँ या मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने डिसाइड किया 2017 में कि अब मैं पूरी तरीके से बाकी सब कुछ छोड़ के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाऊँगा। कि मैंने इतनी सारी सरकारी नौकरी छोड़ दी, अब मैं राजेंद्र नगर में हूँ, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इतना बड़ा कॉस्ट है आपका। आप देखेंगे रेंटल्स ही अगर आप देखेंगे आज के दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तो एक-एक ऑफिस का रेंट है। फेलियर का तो ऑप्शन नहीं था, बिज़नेस कभी किया नहीं था, साथ कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं किसी का कि हम कैसे करेंगे। फिर साथ में एक पार्टनर के साथ में जो कंटेंट देखेंगे, दिव्या और मैं, हमने कोचिंग स्टार्ट किया 2017 एंड में। फर्स्ट बैच पढ़ाया, बहुत मेहनत की यार, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब आप इकोनॉमिक्स में आते हो, तो एक आपके सामने जो बच्चा बैठा है, वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बैठा है। मतलब अब तो तुम 95%, 98, 99% के बच्चे बैठे हैं। कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। अब आपको उनको जाके पढ़ाना है, आप गलती नहीं कर सकते हो। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप मिस्टेक कर दो। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि मैं देख के बताऊँगा, पढ़ के बताऊँगा। इसका मतलब आपको उन 5-6 महीनों में सब पढ़ लेना है, जितना ज़रूरी है। सो कभी-कभी आप सोचिए, मैं हार्डली 1 घंटा सोता था। 2 महीने तक ये शेड्यूल था कि 1 घंटा ही सोना है बस, टाइम ही नहीं है। नेक्स्ट डे आपको 1 क्लास लेनी है और उस 1 क्लास के लिए आपको 12-12 घंटे पढ़ना है। वो फ़ेज़ चला 1 साल के लिए, बहुत सारा मेहनत किया, मतलब वो काफ़ी मुश्किल टाइम था वो उसके लिए। फिर नेक्स्ट फ़ेज़ में हम आए। नेक्स्ट फ़ेज़ में फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया। मेजरली जब मैंने अपना यूपीएससी दिया था, सो मैं मेंस में काफ़ी बार फेल हुआ। तो मुझे ये पता था कि ये सारी चीज़ें मेंस में नहीं चलने वाली हैं, इनका आपको ये इस तरीके से लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो जब मैंने अपना हेल्प सेंटर स्टार्ट किया, यूपीएससी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने मेंस से स्टार्ट किया कि आप इस तरीके से आंसर लिखो, इस तरीके से आंसर मत लिखो। फर्स्ट ईयर में आई गॉट 110 सिलेक्शंस। 2018 में जब रिजल्ट आया, सो ये जितने भी आप सृष्टि देशमुख बच्चे हैं जो 2018 में 5th रैंकर हैं, उसके नीचे वाले रितिका एंड ऑल, पहली ही साल में 110 सिलेक्शन। वो एक समय था जो मुझे लगता है कि मेरे पिछले 20 साल के फेलियर्स को जिसने ओवरकम कर दिया। 2018 में 110, 2019 में 200, 2020 में 200, 250 और इस बार क्योंकि यूपीएससी की सीट्स कम थी तो 200 सिलेक्शन। अब आप समझो कि इतने सालों की मेहनत कोई कर रहा था और एग्ज़ाम पास नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, और मैं पिछले 4 सालों में 800 से ज़्यादा बच्चों को यूपीएससी, सीएससी में हेल्प कराने में मदद कर चुका हूँ। और ये तो सिर्फ यूपीएससी, सीएससी है। अगर आप स्टेट पीसीएस भी काउंट करेंगे, बिहार पीसीएस रैंक 1, पंजाब पीसीएस रैंक 3, यूपी पीसीएस रैंक 3, 5, 15, सैकड़ों बच्चे तो ये और अलग हैं जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। अगर आप में से जितने भी जो स्टॉक के दर्शक इस टॉक को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस कहानी से कुछ सीख पाए, आप चाहते हैं कि इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि क्या-क्या आपने सीखा इन सब कहानी से, जो पिछले 15 मिनट में इतने फेलियर से, इतने सक्सेस से। आप देखेंगे कि जोश टॉक पे और भी बहुत सारे मेरे यूपीएससी के जो बच्चे हैं, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, क्या उनके सक्सेस स्टोरीज थे। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं।
किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।